क्या हो कि आप कहीं पर घूमने जाएं और वहाँ पे एक होटल में स्टे करें और फिर जब आप उस होटल के पानी को यूज़ करें तब आपको उसमें से स्मेल आने लगती है और उस पानी का कलर भी अलग लगे। ऐसा ही बिल्कुल एक कपल के साथ हुआ था। जब वो अपना हनीमून मनाने के लिए लॉस एंजल्स गए तब वो वहाँ पर एक सेसिल नाम के होटल में स्टे कर रहे थे। फिर जब उन्होंने उस होटल के पानी को यूज़ किया तब उनको उस पानी में स्मेल आने लगी थी और उस पानी का कलर भी चेंज था। इसके पीछे एक बहुत ही मिस्टीरियस मर्डर केस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एलिसा लैम के बारे में होगी। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और इस केस की पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी शुरुआत 28 जनवरी 2013 में हुई थी, जब एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट 21 साल की एलिसा लैम अपने दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस घूमने आई थी। तब वो वहाँ पर एक सेसिल नाम के होटल में रुकी हुई थी। वो होटल पहले से ही बहुत बदनाम था क्योंकि उस होटल में किसी का भी मर्डर हो जाता था, किसी के साथ में भी रॉबरी हो जाती थी और कोई भी वहाँ पर जाकर सुसाइड कर लेता था। एलिसा मिडिल क्लास होने की वजह से उसके पास पैसे की कमी थी और लॉस एंजलिस में ये होटल छोड़कर बाकी के सभी होटल लग्जरियस थे जिसके बिल सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। तो एलिसा के पास इस होटल में स्टे करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। होटल में चेक इन के 1-2 दिन बाद ही एलिसा के दोस्त होटल के मैनेजर को ये कंप्लेंट करने लगे कि एलिसा पागलों जैसा बिहेव कर रही है, जिसके बाद होटल के मैनेजर ने एलिसा को रूम नंबर 506 में शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट होने के बाद 31 जनवरी को अचानक से एलिसा गायब हो जाती है। उसके बाद उसके दोस्त लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते पर उन्हें वो नहीं मिलती है।
इसके बाद वो मैनेजर के पास जाते और मैनेजर को सारी बातें बताते। मैनेजर ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे भी वो नहीं मिलती है। मैनेजर ने फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरे होटल की जांच पड़ताल की, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर अचानक से पुलिस की नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती। इसके बाद वो सारे फुटेज चेक करने लगते हैं। कैमरा चेक करने के टाइम उनको एक फुटेज मिलती है जिनमें एलिसा दिखती है। उसमें वो देखते हैं कि एलिसा 5th फ्लोर पे एलिवेटर रुकवाती है और लिफ्ट के सारे बटन दबाती है और अचानक से कोने में जाकर छुपने की कोशिश करती है। उसमें ऐसा दिखता है कि एलिसा किसी से डर कर छुपने की कोशिश कर रही हो। कुछ टाइम तक वो छुपती है, फिर अचानक से बाहर जाकर लेफ्ट राइट देखने लगती है। फिर अचानक किसी से बात करने लगती है, किसी को इशारा करने लगती है। पुलिस फुटेज देखकर भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि फुटेज में एलिसा के अलावा और कोई नहीं था। तो एलिसा किसी से बात कर रही थी और किसको इशारा दे रही थी और किससे डर कर छुपने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम तक ये सब चलता रहा और फिर अचानक से एलिसा गायब हो जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा भी अचानक बंद हो जाता है। पुलिस फुटेज देखकर भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तभी पुलिस को ऐसा लगता है कि एलिसा पास के एक इलाके में चली गई होगी। पास का जो इलाका था वो लॉस एंजलिस में सबसे खतरनाक इलाका था, क्योंकि उस इलाके में दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर हो जाता था या किसी के साथ में भी लूटपाट होता था। वो इलाका गलत काम करने वाले लोगों के लिए बहुत फेमस था और पुलिस वाले उस इलाके में जाकर एलिसा के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन उनको भी वहाँ से कुछ पता नहीं चला। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन एलिसा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी एक कपल अपना हनीमून मनाने के लिए लॉस एंजलिस आया हुआ था और वो वही होटल में रुके हुए थे। धीरे धीरे उनको वो होटल के पानी में स्मेल आने लगी और पानी का कलर भी चेंज हो चुका था। तो उन्होंने होटल के मैनेजर को कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद मैनेजर ने एक प्लम्बर को बुलवाया और सारा पाइपलाइन चेक करवाया, लेकिन पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ नहीं थी। तो प्लम्बर ने टेरेस पर जाकर टंकी को खोलकर देखने की कोशिश की और जैसे ही वो टंकी खोलता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि टंकी में एक लड़के की लाश मिलती है बिना कपड़ों के। फिर पुलिस आती है और बॉडी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडी इतने दिन पानी में रहने की वजह से बहुत फूल जाती है, जिसकी वजह से पुलिस को टाँकी काटकर बॉडी को निकालना पड़ता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि वो बॉडी एलिसा लैम की ही थी। बॉडी मिलने के बाद पुलिस की कन्फ्यूज़न और बढ़ने लगी, क्योंकि टेरेस तक आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता सीढ़ी से चढ़कर आना, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के बाद भी आप टेरेस तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि टेरेस का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और बाहर का कोई भी टेरेस पे नहीं जा सकता था। और फिर भी अगर कोई जाने की कोशिश करता था तो सायरन बजने लगता था, और उस दिन कोई सायरन बजा नहीं था, तो एलिसा सीढ़ी चढ़कर तो नहीं आई थी। और दूसरा रास्ता था फायर एग्जिट, लेकिन एलिसा को कोई उठाकर वहाँ ऊपर लेके जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने उसके पेरेंट्स से पूछताछ की और उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चला। वो डॉक्टर एलिसा का इलाज कर रहा होता है। डॉक्टर से पूछताछ करने पर पुलिस को ये पता चला कि एलिसा को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी दवा उसे रोज खानी पड़ती, लेकिन कभी कभार वो दवाई खाना भूल जाती थी, जिसकी वजह से उसे वहम होने लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो पैनिक हो जाती थी और शांत जगह ढूंढने की कोशिश करने लगती थी। इसकी वजह से पुलिस को भी ये लगने लगा कि शायद एलिसा ने उस दिन भी दवाई नहीं खाई होगी, जिसकी वजह से उसे वहम होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो पैनिक होकर टेरेस पे चली गई और शांत जगह ढूंढने के लिए टंकी के अंदर चली गई। और होटल के सभी रूम में इसी टंकी से पानी जाता था, जिसकी वजह से टंकी में नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा था। जैसे ही एलिसा टंकी के अंदर गई तो वो नीचे की तरफ खींचने लगी और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ टाइम बाद पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस केस में बहुत से पॉइंट को इग्नोर किया था, जैसे कि जो वो पानी की टंकी थी वो बहुत ऊंची थी, जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस टाइम एलिसा के पास कोई सीढ़ी नहीं थी। तो एलिसा उस टंकी के ऊपर चढ़ी कैसे? और टंकी का जो ढक्कन था वो भी थोड़ा भारी था,
जो कि किसी एक लड़की से खोला जाना इम्पॉसिबल था। तो एलिसा ने उसे कैसे खोला? ऐसे सभी पॉइंट्स की वजह से आज भी कुछ लोग इसे मिस्टीरियस मर्डर केस कहते हैं। इस बात में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।